रविया दरवाजे में दाखिल होना चाहती थी कि एक पुलिस वाले ने आवाज देकर उसे रोक लिया। रविया मुड़कर उनकी तरफ देखने लगी। उसके दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। उन पुलिस वालों में एक एएसआई था और दूसरा हेड कांस्टेबल। माफ कीजिए सिस्टर, एएसआई ने उसके करीब आकर कहा, आपके पड़ोस में रहने वाली नर्स साइमा, क्या आप उन्हें जानती हैं? अजीब सा सवाल किया है आपने, रविया ने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा। हम दोनों एक दूसरे की पड़ोसनी हैं और एक ही जगह काम करती हैं, फिर ना जानने का क्या सवाल? ओ, मेरा मतलब है आप बता सकेंगी कि सिस्टर साइमा कहाँ गई हुई हैं और तब तक वापस आएंगी? एएसआई बोला। वो सुबह 7 बजे मेरे साथ ही ड्यूटी से वापस आई थी। शायद गांव गई है अपने घर वालों से मिलने, शाम तक आ जाएगी, रदिया ने जवाब दिया। कौन से गांव? उसके वालिदैन लखुडीर में रहते हैं, लेकिन घर का पता तो मुझे मालूम नहीं, रदिया ने कहा। लखुडीर तो बहुत बड़ा गांव है, बल्कि एक छोटा सा शहर है। एड्रेस के बगैर किसी को तलाश करना बहुत मुश्किल है। बहरहाल एएसआई उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि साइमा दी शोहर रफीक का इंतकाल हो गया है। इसकी लाश यहाँ से मीलों दूर एक हवेली के कुएं से मिली है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसे कत्ल भी कहा जा सकता है। आप तो उनके पड़ोस में रहती हैं, मियां बीवी के ताल्लुकात कैसे थे? आपको और भी बहुत से लोगों ने बताया होगा कि रफीक निखट्टू था, अपनी बीवी की कमाई पर पल रहा था। बीवी को मारता पीटता भी था और दूसरी औरतों के पीछे भी भागा फिरता था। क्या आपके ख्याल में उसकी मौत में बीवी का हाथ हो सकता है? मैं ऐसा नहीं समझती, रदिया ने कहा। साइमा तो शुमार ऐसी औरतों में होता है जो शोरों का जुल्म तो बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन एहतजाज तक नहीं करती। वैसे भी वो रात को ड्यूटी पर थी। अभी मुझे पता चला है कि रफीक का आपसे भी कुछ मिलना जुलना था। जी हाँ, कभी कभार आते जाते गपशप हो जाती थी, रदिया ने जवाब दिया। आज उसकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? एएसआई ने पूछा। कल शाम को जब मैं ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकली थी तो अपने दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके बाद से मैंने उसे नहीं देखा। अलबत्ता वो ड्यूटी से वापस आने के बाद बहस हो रही थी कि इन्हीं क्वार्टरों में रहने वाले एक आदमी ने जगाकर बताया कि रफीक की लाश मिली है और उसकी बीवी साइमा घर पर नहीं है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, अब मैं याद चाहूंगी ऑफिसर, मेरी वालदा और बहन आई हुई है, मुझे शायद उनके साथ घर जाना पड़े। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, एएसआई ने कहा और दोबारा उस तरफ चला गया जहां अब भी महल्ले के लोग खड़े थे। रविया ने अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया और कमरे में माँ और बहन के पास आ गई। वो सब शारिक वाले कमरे में जमा थे। उन्हें कोठी में छोड़ने के बाद तफैल उस गाड़ी को उस इलाके से बहुत दूर छोड़ आया था। कार का मालिक बंदा वो डिक्की में पड़ा था। तफैल उसके हाथ पैर तो नहीं खोले थे, अलबत्ता डिक्की का ढकना खोल दिया था ताकि इधर से गुजरने वाला कोई शख्स उसे देखकर बंदिशों से आजाद कर दे। वो तकरीबन 1 घंटे बाद वापस आया और उसने समीना को बताया कि गाड़ी उसमें कहाँ छोड़ी थी। शारिक को समीना वाले कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया गया। 9 लखा भी उसी कमरे में आ गया। रविया उनके लिए चाय बना लाई। शारिक ने रदिया और माँ जी को अगरचे हर मामले से अलग रखा था, लेकिन कुछ अरसे से सूरत कुछ ऐसी हो गई थी कि वो रदिया से कोई बात पोशीदा नहीं रख पा रहा था। रविया में बातों की हद तक उनकी शरीक थी। अमली तौर पर शारिक उसे कभी आगे नहीं लाया था और ना ही वह ऐसा चाहता था। बातों की हद तक वो इस वक्त भी उनकी शरीक थी। गुफ्तगू का मौजू वो हवेली ही थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हाजी के आदमी उस हवेली तक कैसे पहुंचे थे? शारिक ने कहा, मुझे इंस्पेक्टर उस्मान ने बताया था, समीना ने कहा। हाजी ने मजीदे को अपने साथ मिला दिया है। मजीदे ने यह शुबा जाहिर किया था कि उस इलाके में शारिक का कोई खुफिया ठिकाना हो सकता है। उन्होंने वो हवेली तलाश कर ली। वो चंद लम्हों को खामोश रही, फिर उस्मान से होने वाली गुफ्तगू की तफसील से आगाह करने लगी। ठीक है, शारिक उसके खामोश होने पर बोला, हाजी के आदमी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने कुएं में पड़ी हुई लाश के बारे में तो पुलिस को बता दिया। असला और ईंधन के बारे में क्यों नहीं बताया? कैसे बता सकता था शारिक बाऊ? 9 लखे ने कहा, यह असला और ईंधन ही तो उसका ईमान है। करोड़ों के उस माल के बारे में वो पुलिस को कैसे बता सकता है? उसने अभी तक पुलिस को यह नहीं बताया कि उस हवेली से हमारा कोई ताल्लुक है, लेकिन पुलिस जल्द ही मालूम कर लेगी। रफीक की लाश हवेली के कुएं से मिली है। रफीक हॉस्पिटल की एक नर्स का शोहर था और मैं जख्मी हालत में हॉस्पिटल से फरार हुआ था। पुलिस ये मालूम करने की कोशिश जरूर करेगी कि रफीक का उस हवेली से क्या ताल्लुक हो सकता है। पुलिस की तहकीक किसी एक जगह नहीं रुकती। तहकीक और तफ्तीश का दायरा मजीद वसी होगा तो बात नर्स रविया तक पहुंचेगी और इस तरह वो खतरे में पड़ जाएगी। वैसे मैंने तो कहा भी था कि इस जंजाल में पड़ने की बजाय हमारे साथ ही निकल चले, लेकिन तुमने ही मेरी बात की मुखालफत की थी। रविया ने वैसे ठीक ही कहा था कि उसका गायब हो जाना उसे मशकूक बना देगा। शारिक ने कहा, पुलिस अगर रफीक का हवेली से कोई नाता कायम करेगी तो ये शुबा जरूर किया जाएगा कि शारिक वार्ड से फरार होकर हॉस्पिटल की हदूद में किसी जगह रोपोच रहा था। ये जरूरी नहीं कि पुलिस वाले सीधे रदिया के पास पहुंच जाए। हवेली के कुएं से रफीक की लाश मिली है तो पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी तो उसका शारिक से कोई ताल्लुक था। पुलिस यकीनन इस नतीजे पर पहुंचेगी कि रफीक ही ने शारिक को पनाह दी थी और इसे कहीं छुपाए रखा था। फिर वह किसी तरह शारिक को वहां से निकाल कर उस हवेली में ले गया होगा। वहां उसका शारिक या उसके साथ ही उसे झगड़ा हुआ होगा जिस पर उन्होंने रफीक को बांध कर कुएं में फेंक लिया था।
रफीक और शारिक का ताल्लुक जोड़ लेने के बाद पुलिस रफीक की बीबी को परेशान करेगी। विमनी तौर पर हो सकता है कि रजिया समेत दूसरे पड़ोसियों से भी राब्ता किया जाए, लेकिन वो बराह रास्त किसी पर शुबा नहीं कर सकते। ये तो खैर अलग बहस है, समीना ने उसकी खामोश होने पर कहा। लेकिन एक बात तो तय है कि हाजी ने हमें चीद लगा दी। हाँ ये तो है, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने चीत लगाई है, मैं उसे ऐसा थप्पड़ लगाऊंगा कि वो नाच कर रह जाएगा। तुम अभी कई रोज तक घर से बाहर नहीं निकलोगे, समीना ने उसे घूरा। हाजी को ये थप्पड़ मैं लगाऊंगी, तुम आराम से बैठ रहो, अब मेरा काम देखो कि मैं करती क्या हूँ। वो चलने में खामोश रही, फिर बोली, चंद रोज में हाजी इधर तुम्हारा नाम ना भूल जाए और मेरा नाम की दाई ना देने लगे तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन पहले एक बात तो बताओ। पूछो, शारिक ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। इंस्पेक्टर उस्मान की तस्वीरें तुम्हारे पास मौजूद हैं या जाया कर दी, समीना ने पूछा। तस्वीरें भी हैं और नेगेटिव भी, लेकिन उसके बारे में क्यों पूछ रही हो, शारिक ने उसे घूरा। वो बड़े काम का आदमी है और मैं उससे कुछ और काम लेना चाहती हूँ। बहरहाल अब यह मौजू खत्म, अब किसी और मौजू पर भी कुछ बातें हो जाएं, समीना ने कहा। और फिर वाकई उस मौजू पर इन्होंने कोई बात नहीं की। दोपहर का खाना खाने के बाद वो ताश लेकर बैठ गए और शाम 6 बजे तक ताश खेलते रहे। इसी दौरान समीना ने 2-3 मरतबा इंस्पेक्टर उस्मान को फोन किया, लेकिन उससे राब्ता नहीं हो सका था। 7 बजे के करीब इंस्पेक्टर उस्मान फोन पर मिल गया। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ उस्मान, समीना ने कहा। आज रात 8:30 बजे माल रोड पर शैदान में मेरा इंतजार करना। ठीक है, उस्मान ने जवाब दिया, मैं पहुंच जाऊंगा। तुम्हें हाजी के बारे में कुछ बातें भी बताना चाहता हूँ, तमाम बातें मुलाकात पर होंगी, समीना ने कहते हुए फोन बंद कर दिया। उसने शाहपरी से तैयार होने को कहा और फिर खुद भी कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और कपड़ों वाली अलमारी खोल ली। कई रोज पहले उसने अनारकली से 2-3 साड़ियां खरीदी थी, लेकिन उसके बाद हालात ने कुछ ऐसा रुख इख्तियार किया था कि वो साड़ी का शौक पूरा नहीं कर सकी थी और आज वो साड़ी पहनने के मूड में थी। साड़ी पहनकर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई और चेहरे पर मेकअप करने लगी। उसने ऊँटों के दाएं किनारे के करीब मसूर के दाने के बराबर एक तिल भी बना लिया था जो खूब जच रहा था। मेकअप करके उसने दराज में से सफेद शीशों वाली एक ऐनक भी निकाल कर आंखों पर लगा ली। फ्रेम बहुत खूबसूरत था। उसने साड़ी पहनी और कद आदम आईने के सामने खड़ी होकर अपना जायजा लेने लगी। हल्के नीले रंग की साड़ी में वो बेहद हसीन लग रही थी। समीना ने अपना हैंड बैग उठाकर उसमें रखी हुई चीजें चेक की, फिर मेज की दराज से कुछ रकम और पिस्तौल निकालकर बैग में रखा और बैग का स्ट्रिप कंधे पर लटकाकर कमरे से बाहर निकल आई। जब वो शारिक के कमरे में दाखिल हुई तो वो भी उसे देखकर चौंक गया। उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। चकरा गए ना, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। इस वक्त तो मैं वाकई चकरा गया था। इस रूप में पहली मर्तबा देखा है तुम्हें, शारिक ने उसके सरापा का जायजा लेते हुए कहा। औरत के कई रूप होते हैं, समीना मुस्कुराई। तुम मेरे कई रूप देख चुकी हो, अब देखना इस रूप में क्या गुल खिलाती हूँ। कहाँ जा रही हो, शारिक ने पूछा। मैंने इंस्पेक्टर उस्मान को 8:30 बजे शैदान में वक्त दिया है। शाहपरी मेरे साथ जा रही है, वापसी में देर हो जाए तो परेशान मत होना, समीना ने कहा। इसी दौरान शाहपरी भी वहां आ गई। उसने दरजे शलवार सूट पहना था, लेकिन बालों के बदले हुए स्टाइल से उसमें खासी तब्दीली आ गई थी। कोठी से निकलकर मेन रोड पर आते हुए टैक्सी मिल गई और जब वो शैदान के सामने टैक्सी से उतरी तो ठीक 8:30 बज रहे थे। वहां पर इस वक्त बड़ी चहल पहल थी, खुसूसन शैदान के सामने तो बड़ी रौनक थी। रेस्टोरेंट के सामने भी कुछ बेफिक्रे खड़े सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए गपशप कर रहे थे। रेस्टोरेंट के अंदर का माहौल बड़ा ख्वाबनाक था, बदम रोशनियां थी। मरकजी दरवाजे से जंग कदम आगे शीशे का बहुत बड़ा एक्वेरियम था जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। तमाम मेजें भरी हुई थी, हर मेज पर कोई ना कोई औरत जरूर नजर आ रही थी। उनमें रेड उम्र भी थी और जवान भी, लेकिन तादाद ज्यादा जवान लड़की हुई थी जिनका ताल्लुक ऐसे दूरदमद घरों से था जिनमें रात को देर तक घर से बाहर रहने और बॉयफ्रेंड के साथ घूमने फिरने पर कोई बाज पुरस नहीं होती थी। समीना एक्वेरियम के करीब रुककर मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगी और फिर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। इंस्पेक्टर उस्मान शीशे के करीब वाली एक मेज पर बैठा हुआ था। वो अकेला ही था और बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। समीना ने उसे 8:30 बजे का वक्त दिया था और उसे यकीन था कि वो 8 बजे यहाँ बैठा उसका इंतजार कर रहा होगा। हाल में बैठे हुए बहुत से लोग समीना और शाहपरी की तरफ देख रहे थे। वैसे रेस्टोरेंट्स में आमतौर पर लगे बंदे गाहकी आते हैं। वहां बैठे हुए लोगों में अक्सरियत ऐसे ही गाहकों की थी और उन्होंने उन 2 हसीनाओं को पहली बार देखा था। समीना ने शाहपरी को इशारा किया और वो दोनों नपे तुले कदम उठाती हुई उस्मान वाली मेज की तरफ बढ़ने लगी। इंस्पेक्टर उस्मान भी उनकी तरफ देख रहा था। उन्हें अपनी तरफ आते देखकर उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। वो दोनों उसकी मेज के करीब रुक गई। क्या हम यहाँ बैठ सकती हैं? समीना ने मुस्कुराते उसकी तरफ देखा। ओह जरूर। इंस्पेक्टर उस्मान ने बारी बारी दोनों की तरफ देखा। उसकी आंखों में उलझन कुछ और गहरी हो गई। वो एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखने लगा। आपको शायद किसी का इंतजार है, समीना ने कहा। जी हाँ, वो आने ही वाली है, इंस्पेक्टर उस्मान बोला। यानी वो कोई खातून है? समीना मुस्कुराई। हो सकता है वो ना आए, इस वक्त तो हम आपके मेहमान हैं। एक नहीं 2 हैं। हर मेज पर बैठे हुए लोगों की ख्वाहिश होगी हम उनकी मेज पर बैठे।
आप शायद उलझन महसूस कर रहे हैं। वो ऐसी कोई बात नहीं। इंस्पेक्टर उस्मान खिसियाना सा हो गया। मुझे दरअसल एक ऐसी खातून का इंतजार है जो, और जालिमन आप उसे पहचानते भी नहीं। समीना ने उसकी बात काट दी। जी ऐसी बात नहीं है, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। फिर गौर से मेरी तरफ देखो मिस्टर उस्मान, समीना ने कहते हुए ऐनक उतार ली। इंस्पेक्टर उस्मान अपना नाम सुनकर उछल पड़ा। उसने गौर से समीना की तरफ देखा और फिर उसके मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। मैं वाकई तुम्हें पहचान नहीं सका था मिस समीना, वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। मेरा तुम्हें जब भी देखा जीन्स और टी शर्ट में, बालों का स्टाइल भी मुख्तलिफ था, इस लिबास में तो तुम बिल्कुल ही बदल दी। और ये, वो सवालिया निगाहों से शाह परी की तरफ देखने लगा। ये मेरी दोस्त है शाह परी, समीना ने उसका तारुफ कराया। इस वक्त तुम इसे देख रहे हो, कल ये तुम्हारे पास खड़ी होगी तो तुम इसे पहचान नहीं सकोगे। ओह, इंस्पेक्टर उस्मान के मुंह से एक बार फिर गहरा सांस निकल गया। उसने वेटर को इशारा करके काफी मंगवाई। काफी की चुस्कियां लेते हुए वह सरगोशी में बातें करने लगे। वो लोग शीशे के साथ जिस मेज पर बैठे थे वहां से पैर सड़क पर दूर तक देखा जा सकता था। हाँ बताओ, वो क्या बातें हैं जो तुम मुझे बताना चाहते थे, समीना ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हाजी ने पुलिस को ये इतला फराहम कर दी थी कि वो हवेली बहुत अरसे से शारे की इस्तेमाल में थी। हवेली के कुएं से रफीक की लाश मिली है और रफीक साइमा नामी एक नर्फताश शोहर है जो हॉस्पिटल के क्वार्टर में रिहाइश पजीर था। इसलिए पुलिस को चुबा ही नहीं मर के यकीन हो गया कि शार को हॉस्पिटल से फरार कराने में रफीक का हाथ था। हो सकता है वो पहले से शारे के लिए काम कर रहा हो या शारे को उसे दौलत का लालच देकर अपनी मदद के लिए अमाता किया हो। बहरहाल पुलिस को यकीन है कि वार्ड से फरार होने के बाद शारे को हॉस्पिटल की किसी रिहायशी क्वार्टर ही में छुपा हुआ था। पुलिस ने इस सिलसिले में नए खुदूद पर तफ्तीश शुरू कर दी है और हॉस्पिटल के उन तमाम मुलाजमीन से पूछताछ शुरू कर दी गई है जो उस रात ड्यूटी पर थे। उनमें कुछ नर्सें भी शामिल है। रफीक की बीदी साइमा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसे रफीक और शारे के बारे में पूछताछ की जा रही है। ओह, शमिता के मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। साइमा भी गुनाह है, वो शारे के बारे में कुछ नहीं जानती। क्या तुम उसे जानती हो, इंस्पेक्टर उस्मान ने पूछा। नहीं, शमीमा ने नफी में सर हिलाया। देखिए, शारिक से उसका कोई ताल्लुक नहीं, शारिक से तो रफीक का भी कोई ताल्लुक नहीं था। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि उसकी लाश हवेली के कुएं से कैसे मिली। हो सकता है पुलिस को उलझाने के लिए ये सारा ड्रामा हाजी ने रचाया हो और रफीक की इत्तफाक से उसके हाथ लग गया हो, जिसे हवेली में ले जाकर कुएं में फेंक दिया हो और पुलिस को इतला दे दी हो, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। बहरहाल सबीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा, हॉस्पिटल के और कौन कौन से मुलाजमीन शुबे की जल पर हैं? 4-5 है, इंस्पेक्टर उस्मान ने जवाब दिया। उस रात सर्जिकल वार्ड में रज़िया नामी दर्स की ड्यूटी थी, उससे भी पूछताछ की जा रही है और वार्ड बॉय से भी जो उस रोज शाम की ड्यूटी पर आने के फौरन बाद छुट्टी लेकर चला गया था। पुलिस ने मशकूक अपराध के घरों की तलाशी भी ली है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे साबित हो सके कि शारिक यहाँ रह चुका है। हाजी के बारे में कोई और इतला, समीना ने पूछा। बजिंदा के अलावा वो कुछ और पार्टियों को भी अपने साथ मिला रहा है ताकि सब लोग मिलकर शारिक और तुम्हें तलाश कर सके। वो सब बेवकूफ हैं, इंस्पेक्टर उस्मान मुस्कुराते हुए बोला। वो समझते हैं कि हाजी उन पर मेहरबान हो गया है, लेकिन वो नहीं जानते कि मतलब पूरा हो जाने के बाद हाजी उन सबको जूते मारकर भगा देगा। अब एक और अहम बात, समीना उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली। हाजी ने हवेली से जो माल निकाला है वो कहाँ रखा गया है? इकबाल टाउन वाली कोठी में, इंस्पेक्टर उस्मान ने जवाब दिया। हाजी का ज्यादा वक्त आलगम इसी कोठी में गुजर रहा है, मैं भी हाजी के साथ ही चिपका रहता हूँ, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैंने उसके खिलाफ जो कार्रवाई की थी वो गलत थी और अब उसका वफादार हूँ। क्या ये कन्फर्म है कि माल उसी कोठी में रखा गया है? समीना ने पूछा। हाँ, इंस्पेक्टर उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसलिए कि जब हाजी को उस माल के बारे में इतना मिली थी तो उस वक्त मैं भी वहां मौजूद था और हाजी के साथ जो आदमी हवेली गए थे उनमें मैं भी शामिल था और वो ट्रक भी मैं ही चला कर लाया था जिस पर हवेली से माल लादा गया था। वो माल कहीं और मुंतकिल तो नहीं हुआ? समीना ने पूछा। नहीं, अभी तो वही है, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। अच्छा ठीक है, तुम्हें एक काम और करना है, समीना बोली। वो क्या? उस्मान ने सवारी के निगाहों से उसकी तरफ देखा। एक गाड़ी चाहिए क्योंकि आजकल हमारे पास कोई गाड़ी नहीं, समीना ने कहा। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, वो ले जाओ। नहीं, कोई ऐसी गाड़ी जिसे ट्रेस न किया जा सके, समीना ने कहा। यह ऐसी गाड़ी है, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। तकरीबन 2 महीने पहले ये गाड़ी पुलिस ने डकैती के मुर्दमान से पकड़ी थी। असूली तौर पर उसे गुमशुदा गाड़ियों के पोल पे जमा कर देना चाहिए था, लेकिन ये गाड़ी अभी तक मेरे पास है, इसका कहीं इंदराज भी नहीं। अगर कहीं पकड़ी भी गई तो ट्रेस नहीं हो सकेगी। तुम्हारा नाम तो नहीं आएगा? समीना ने पूछा। नहीं, उस्मान मुस्कुराया। ऐसी बहुत सी गाड़ियां पुलिस वालों के इस्तेमाल में हैं, उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। ठीक है, समीना ने कहा। मैं वो गाड़ी अभी ले जाऊंगी और कल रात 11 बजे तुम मुझे अचरा मोड़ पर मिलोगे, ठीक 11 बजे। कोई खास बात? इंस्पेक्टर उस्मान ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। हाँ, हाजी को यह बताना है कि शारिक और समीना से छीना हुआ माल आसानी से अदम नहीं हो सकता। वैसे एक माल टाउन वाली कोठी में आमतौर पर कितने आदमी होते हैं? 3-4 तो हर वक्त मौजूद रहते हैं, इंस्पेक्टर उस्मान बोला। रात 11 बजे चिरा बोल पर आने से पहले तुम ये मालूम कर लोगे कि वहां कितने आदमी है? तो क्या तुम? हाँ, समीना ने उसकी बात काट दी।
फौरी जवाबी कार्रवाई से मैं आजी को ये बावर करा देना चाहती हूँ कि हम गाफिल नहीं है। शारिद अगर जख्मी होकर पड़ा है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो बेदस्तो पा हो गया है। ठीक है, मैं कल रात 11 बजे मुकर्रर जगह पर मिलूंगा, उस्मान ने जवाब दिया। तू ठीक है, अब चलना चाहिए, समीना ने कहा। इंस्पेक्टर उस्मान ने वेटर को बुलाकर बिल अदा किया और वो तीनों मेज से उठ गए। रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोग अभी समीना और शाहपरी की तरफ देख रहे थे। इंस्पेक्टर उस्मान की गाड़ी रेस्टोरेंट से 40-50 गज दूर खड़ी थी। वो तीनों गाड़ी की तरफ चलने लगे। वो सफेद रंग की निसान सेडान थी। उस्मान ने जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर समीना की तरफ बढ़ा दिया। वैसे मेरा मशवरा है कि तुम इस तरह आजादी से मत फिरा करो, वह समीना की तरफ देखते हुए बोला। इसकी तुम फिक्र मत करो, वो मुस्कुराई। तुम मुझे पहचान नहीं सके थे तो कोई अजनबी क्या खाक पहचाने का। समीना ने दरवाजे का लॉक खोल दिया। वो दरवाजा खोल ही रही थी कि फिजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। एक गोली इंस्पेक्टर उस्मान के बाएं बाजू पर लगी और वो चीख कर नीचे गिरा। समीना और शाहपरी बड़ी फुर्ती से नीचे गिर गई। उन दोनों ने फौरन अपने अपने हैंड बैग से पिस्तौल निकाल लिए थे। इंस्पेक्टर उस्मान ने भी पतलून की जेब से पिस्तौल निकाल लिया था। फायरिंग सड़क के दूसरी तरफ खड़ी हुई एक कार से की जा रही थी। फायरिंग से भगदड़ सी बच गई थी। लोग इधर उधर दौड़ने लगे। शाहपरी और समीना वगैरह ने भी अपनी कार की आड़ से सामने वाली कार पर फायरिंग शुरू कर दी। उस कार में 3 आदमी थे। एक ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और 2 फायरिंग कर रहे थे। दोनों के पास पिस्तौल या रिवॉल्वर थे। जवाबी कार्रवाई करते देखकर वो कार हरकत में आ गई और तूफानी रफ्तार से रिगल चौक की तरफ चली गई। कौन थे ये लोग? समीना ने उठते हुए पूछा। पता नहीं कौन थे, गाड़ी में बैठो, जल्दी करो और तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। और तुम? समीना बोली। मेरी चिकर मत करो, तुम लोग निकल जाओ, उस्मान बोला। समीना और शाहपरी गाड़ी में बैठ गई। समीना ने इंजन स्टार्ट की और एक जोरदार झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी और उसकी रफ्तार बढ़ाती चली गई। अखबार में शाये होने वाली वो खबर खासी दिलचस्प थी। एक साबिक पुलिस अफसर पर उस वक्त कातिलाना हमला किया गया था जब वो अपने दोस्तों के साथ बाल उड़ के एक रेस्टोरेंट से निकलकर कार की तरफ जा रहा था। पुलिस के जराये ने बताया था कि पुलिस अफसर आजकल अगरचे मुअत्तल है, लेकिन इससे पहले अपनी ड्यूटी के दौरान जराइम पेशा लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता रहा है और इस पर हमला किसी ऐसे ही जराइम पेशा शख्स ने किया था जो उसके हाथों किसी वक्त जिक उठा चुका था। पुलिस के दराये के मुताबिक गोली साबिक पुलिस अफसर के बाजू का गोश्त चीरती हुई निकल गई थी और उसे मरहम पट्टी करके फारिग कर दिया गया था। पुलिस नामालूम हमलावरों का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। यह दरचे सादा खबर थी। इस खबर को पढ़ने के बाद हर शख्स यही समझेगा कि किसी जराइम पेशा ने कोई बदला लेने के लिए पुलिस अफसर पर कातिलाना हमला किया था। ये शायद वगैरह के लिए सोचने के लिए बहुत कुछ था और वो लोग बहुत देर बैठी सी खबर पर तबसरा करते रहे। ये इंस्पेक्टर उस्मान की कोई चाल भी हो सकती है, नौ लखा कह रहा था। वो जानता है कि तुम्हारे पास उसकी ऐसी तस्वीरें हैं जो उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती हैं। उन तस्वीरों की वजह से वो बुराई तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक तलवार तो उसके गले में लटकी हुई है ना। उसे निजात हासिल करने का एक तरीका ये भी है कि वो तुम लोगों का हमदर्द बना रहे और तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश भी करे। फिर इस इम्कान को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता, शारिक बोला। समीना ने पहले उसे बता दिया था कि वो 8:30 बजे शैलान उसे मिलने आएगी। वो हो सकता है उस्मान ने पहले से आदमियों का बंदोबस्त कर रखा हो और उन्हें समझा दिया हो कि किस वक्त क्या करना है। ज्यादा मौका पाकर उन्होंने कार्रवाई कर दी। ये तो खुशकिस्मती थी कि तुम दोनों बच गई, वो समीना और शाहपरी की तरफ देखते हुए बोला। सोचने की बात और भी है, समीना ने कहा। गोली उसको लगी थी और फिर उसने हमें वहां से भाग जाने का मशवरा दिया था। उसके पास पिस्तौल भी था। अगर वो चाहता तो हमें अपनी गोलियों का निशाना बनाकर इल्जाम हमलावरों पर आयद कर सकता था। समीना बीबी, 9 लड़के ने कहा। ऐसे खेलों में तो बड़ी लंबी लंबी चालें चली जाती हैं। तुम्हारी जानत में कोई शुबा नहीं, लेकिन तुम उनकी बातों को अभी नहीं समझ रही हो। मेरा मशवरा तो यह है कि इंस्पेक्टर उस्मान पर ज्यादा एतमाद ना किया जाए। मैं तुमसे इत्तफाक करती हूँ, शाहपरी ने पहली बर्तबा गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। बहरहाल जो कुछ भी हो, हाजी के खिलाफ आज ही कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई में उस्मान शरीक नहीं होगा। उसे फोन करके बता दिया जाएगा कि हमने अपना इरादा मुलतवी कर दिया है, समीना ने कहा। तवक्को के ऐन मुताबिक इंस्पेक्टर उस्मान घर पर ही मौजूद था और फोन कॉल उसी ने रिसीव की थी। मैं समीना बोल रही हूँ, मिस्टर उस्मान। समीना ने उसकी आवाज सुनने के बाद कहा। तुम्हारे बाजू का जख्म कैसे है? रात को तो मैं घबरा गई थी, लेकिन यदि अखबार में पढ़ा तो पता चला कि गोली सिर्फ गोश्त चीरती हुई निकल गई थी। हाँ, मामूली जख्म है, 2-4 रोज में ठीक हो जाएगा। पुलिस सरलज में रहकर तो ऐसे कई जख्म लगे हैं जिनकी मैंने कभी परवाह नहीं की। बहरहाल ये जख्म हमारे किसी काम में रुकावट नहीं बनेगा, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। कौन थे वो लोग, कुछ पता चला? समीना ने पूछा। पुलिस सर्विस में रहते हुए मैंने दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बनाए हैं, उस्मान ने कहा। बीजियों लोगों को जेल भिजवाया था। हो सकता है उन्हीं में से कोई हो जो रिहा होने के बाद मुझसे बदला लेना चाहता हो। वो हाजी के आदमी तो नहीं थे, समीना ने सवाल किया। हाजी के आदमी? तुम्हारे दिल में यह कैसे ख्याल आया कि वो हाजी के आदमी हो सकते हैं? उस्मान बोला। हो सकता है हाजी को तुम पर शक हो गया हो और उसने तुम्हारी निगरानी शुरू कर रखी हो, समीना ने कहा। नहीं, वो हाजी के आदमी नहीं हो सकते, इंस्पेक्टर उस्मान ने पुरवसूख लहजे में कहा। अगर वो हाजी के आदमी होते तो हम तीनों का खात्मा किए बगैर वहां से ना जाते।
ठीक है, शमीना बोली। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।